हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कल हमने बेसिक सा देख लिया था कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, पर उसके बाद में हमने शुरू करी थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको अलैंगिक प्रजनन भी कहते हैं, जहाँ पे एक ही पेरेंट से बेबी प्रोड्यूस किया जा सकता है। वहाँ पे युग्मों की यानी कि गैमीट्स की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती और ना ही कोई गैमेट्स बन रहे हैं तो ना ही कोई फ्यूज़न हो रही है। तो एपोमिक्सिस भी बोलते हैं इसको, विदाउट मिक्सिंग, मतलब दो पेरेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में यहाँ पे मियोसिस नहीं होती। जो मियोसिस थी उसका क्या मतलब था, अर्धसूत्री, जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर आधा करना पड़ता था। तो अब यहाँ पे आधा करने की ज़रूरत ही नहीं है, जितने पेरेंट्स के हैं उतने ही बेबी को मिल रहे हैं, क्योंकि एक ही पेरेंट से बेबी बन जा रहे हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे गैमेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने स्टार्ट करा था ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइप से, जिसमें हमने उसके फीचर्स देख लिए थे। आज हम देखेंगे टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले विखंडन के बारे में पढ़ेंगे, फीजन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको दो तरह की मिलेगी। एक मिलेगी बाइनरी फीजन, जिसको हम द्विविखंडन भी कह देते हैं, और एक मिलेगी मल्टीपल फीजन, जिसको हम बहुविखंडन भी कह देते हैं। वन बाय वन स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे ये काम करता है। सबसे पहले तो फीजन में अगर ओवरऑल बोलें तो कोई चीज़ टूटेगी, मतलब कोई बड़ी चीज़ होगी जो छोटे पार्ट्स में टूट जाएगी। दो पार्ट्स भी बन सकते हैं, मल्टीपल पार्ट्स भी बन सकते हैं। तो दैट इज़ योर विखंडन यानी कि फीजन। जो पेरेंट होंगे वो डिवीजन करेंगे टू फॉर्म टू और मोर इंडिविजुअल, दो बनेंगे या दो से ज़्यादा बनेंगे। और जो फीजन होती है जनरली आपको एक कोशिका वाले जीवों में ही दिखाई देती है। इसमें दो स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले तो न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो डिवाइड करेगी, उसके बाद साइटोप्लाज्म सेपरेट करेगा। तो ये तो फीजन के जनरल फीचर हैं, जो आपको बाइनरी में भी मिलने वाले हैं और मल्टीपल में भी मिलने वाले हैं। पर फिर द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन यानी कि आपका बहुविखंडन, इनमें डिफरेंस क्या है, एक्चुअल डिफरेंस क्या है। तो उसके लिए हम चलते हैं डायरेक्टली डायग्राम के ऊपर। ये अमीबा का केस ले रखा है, और अमीबा यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन में है। आपकी बाइनरी फीजन रहेगी वो फेवरेबल कंडीशंस में होने वाली है, जब मतलब उनके हिसाब से टेम्परेचर है सराउंडिंग का, कि हाँ जी इस टेम्परेचर में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो अमीबा है ये चाहता है कि मैं जब डिवाइड करूँ तो बाहर थोड़ी सी नमी हो, ह्यूमिडिटी हो, और जो टेम्परेचर हो वो थोड़ा गर्म हो। मान लो वही कंडीशन चल रही है बाहर। तो अमीबा क्या करेगा, सबसे पहले तो अपने न्यूक्लियस को लंबा करेगा, और जब लंबा कर लेगा तो बीच में होता है ना, जैसे आप च्युइंगम को भी खींचोगे तो लंबा कर लेते हो, बीच से पतला हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही इसके न्यूक्लियस में भी होगा। जैसे जैसे ये लंबा होता चलेगा बीच में से टूट जाएगा। जैसे ही बीच से टूटेगा तो दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, पर अभी अमीबा एक ही है। पर बीच में देखो अब साइटोप्लाज्म भी खींच रहा है, एक तरफ को इधर को और एक नीचे की तरफ को। तो न्यूक्लियस की डिवीजन हो चुकी है, अब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होने वाली है। जैसे ही साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो ये देखो दो छोटे छोटे अमीबा बन चुके हैं, और वो अपने पेरेंट की तरह हैं। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जेनेटिकल सिमिलैरिटी रहेगी, जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होंगे, हूबहू कॉपी होंगे अपने पेरेंट की। तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियाई, दो कितने सेल्स बने, तो दो सेल बन के आए, दो डॉटर सेल्स बन गए। तो एक अमीबा से कितने बने, दो। अब देखो ये प्रोसेस चलती जाएगी। यहाँ से एक अमीबा था, यहाँ से कितने निकल गए, दो अमीबा निकल गए, राइट। अब ये वाला अमीबा भी क्या करेगा, पेरेंट की तरह एक्ट करेगा, इससे भी दो निकलेंगे। यहाँ से भी क्या करेंगे, दो निकलेंगे। अब ये जो अगले दो आए हैं इनसे भी दो निकलेंगे, राइट। तो देखो ये चेंज चलती जाती है। तो इन टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम इमॉर्टल भी बोल देते हैं, कभी ना मरने वाले। मरे कहाँ पे, ये देखो पेरेंट ही डिवाइड हो गया दो में, तो वो पेरेंट तो नहीं बचे पर उनकी दो कॉपीज तो आ गई ना, डेथ तो नहीं हुई, वही है सारा, सेल भी वही है, न्यूक्लियस भी वही है। तो ये क्या होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। इनकी अपेयरेंस भी कैसी रहती है, सिमिलर रहती है। और कितने डॉटर सेल बने, दो डॉटर सेल बने, इसी वजह से हमने क्या बोल दिया इसको, बाइनरी फीजन। एग्जाम्पल देख लो, अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, यूग्लिन आ जाएगा, लेशमेनी आएगा, देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल। अब जो मल्टीपल फीजन है उसमें भी एग्जाम्पल सेम ही रहेंगे, अमीबा ही रहेगा, पैरामीशियम ही रहेगा। फिर आप बोलोगे फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम बाइनरी फीजन को मल्टीपल फीजन से। तो जो मल्टीपल फीजन है, बहुविखंडन है, ये कब होता है, ये होता है जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है। मौसम चाहिए था इनको ह्यूमिडिटी और गर्म जैसा, ताकि डिवाइड कर सके, पर अब बाहर आ चुकी हैं घनघोर सर्दियाँ, विंटर आ रखा है, कोई ह्यूमिडिटी नहीं है, सिर्फ विंटर है, सूखापन पड़ा हुआ है। तो उस केस में जो अमीबा वगैरह होते हैं ये अपने बाहर एक सिस्ट सी डेवलप कर लेते हैं। सिस्ट बोल लो इसको, पुट्टी बोल सकते हो आप। सिस्ट डेवलप कर लेते हैं, और ये जो सिस्ट होती है ये अंदर ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट कर लेती है, गर्माहट प्रोवाइड करके रखती है।
तो अब ये डिवाइड तो करता रहेगा, डिवीजन तो रुकने नहीं वाली, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बनते रहेंगे। तो ये सिस्ट के ही अंदर क्या करेगा, न्यूक्लियस बनाएगा, अपने न्यूक्लियस फर्दर साइटोप्लाज्म, मतलब आपने बाइनरी फ्यूजन पढ़ी ना, अब वो कहाँ पे होगी, इस सिस्ट के अंदर हो रही है। पर ये जो सिस्ट है ये एनवायरमेंट और इन ऑर्गेनिज्म के बीच में एक बैरियर की तरह एक्ट कर रही है, राइट, एक दीवार की तरह एक्ट कर रही है। तो बीच में अगर दीवार आ चुकी है तो ये अंदर डिवाइड करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और जैसे ही दोबारा से ह्यूमिड वाला और गर्म टेम्परेचर आएगा, ये क्या करेंगे, ये जो सिस्ट होगी, जो पुट्टी सी होगी, वो फटेगी और सारे के सारे डॉटर सेल बाहर निकल के आ जाएंगे। तो अब था तो अमीबा ही, पर कंडीशन कैसी थी, कंडीशन थी यहाँ पे अनफेवरेबल, जो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से नहीं थी। तो यहाँ पे कंडीशन आपको अनफेवरेबल मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमने देखा कि बहुत सारे डॉटर सेल अंदर ही बनते गए, और ये हर एक डॉटर सेल क्या है, ये हर एक डॉटर सेल एक नया ऑर्गेनिज्म है, एक नया जीव है। यहाँ पे हमने क्या देखा, सिस्ट के अंदर ही क्या बन चुका है, ऑर्गेनिज्म बन चुका है। याद रखना है इस पॉइंट को, सिस्ट के अंदर ही आपका अमीबा बन चुका है, पैरामीशियम बन चुका है, प्लाज्मोडियम बन चुका है, अलग अलग अगर बात करें सिस्ट के अंदर, क्योंकि कंडीशन कैसी थी, अनफेवरेबल। यहाँ पे याद रखना, अगेन आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बन गया है सीधा ही, आगे डिफरेंस करने में इजी रहेगा। तो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होगा वो मल्टीपल जो डॉटर इंडिविजुअल होते हैं उनमें डिवाइड कर जाएगा। ज़्यादातर ये वाली जो प्रोसेस होती है आपको प्रोटोजोन्स में मिलेगी। याद है ना, फाइलम प्रोटिस्टा पढ़ा था, सॉरी किंगडम प्रोटिस्टा बना था। किंगडम प्रोटिस्टा जब हमने पढ़ा था तो उसी में देखा था पी फॉर प्रोटिस्टा, पी फॉर फाइलम, पी फॉर प्रोटोजोआ, पी फॉर पैरामीशियम, पी फॉर प्लाज्मोडियम, पी की फैमिली दिख रही थी वहाँ पे हमें। तो जितने भी ये प्रोटोजोआ होते हैं ये डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं, और ज़्यादातर क्या करते हैं, मल्टीपल फ्यूजन करते हैं। कुछ एल्गी भी क्या करते हैं, दे अंडरगो मल्टीपल फ्यूजन, कब, जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो होगा, जैसे अमीबा का एग्जांपल देख लो, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, बहुत सारे प्रोटोजोआ वगैरह में हो जाता है, सिस्ट डेवलप कर लेते हैं। जो प्लाज्मोडियम है वो प्लाज्मोडियम इसी में आएगा, प्लाज्मोडियम जो होता है वो मल्टीपल फ्यूजन ही करता है, वहाँ पे बाइनरी फ्यूजन नहीं होती। पर अमीबा देखा आपने, पैरामीशियम देखा, तो ये जो होते हैं दे कैन शो बोथ डिपेंडिंग अपॉन द बाहर की कंडीशन। तो प्लाज्मोडियम, तो इवन प्लाज्मोडियम आपने सुना होगा, एक मच्छर होती है जिसका नाम है एनोफ्लीज मस्किटो। अब ये जो एनोफ्लीज फीमेल एनोफ्लीज मस्किटो होती है ना, यही काटती है हमें, और जिसके भी अंदर, जिसके भी पेट में, जिसके भी सलाइवरी ग्लैंड में प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट होते हैं, जैसे ही ये मच्छर किसी इंसान को कट करेगी, बाइट करेगी, तो बाइट करते ही वो ह्यूमन बीइंग के अंदर चला जाता है। तो ये प्लाज्मोडियम फर्दर कहाँ पे डिवाइड करते हैं एसेक्सुअली, हमारे लीवर सेल्स में, यकृत की कोशिकाओं में, और रेड ब्लड सेल्स में, जो आरबीसीज हमने देखे थे वहाँ पे जाके डिवाइड करते हैं। तो वहाँ पे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। ठीक है, बाहर उनको अनफेवरेबल मिली जब तक बाहर थे, पर जैसे ही ह्यूमन बीइंग के रेड ब्लड सेल और लीवर में पहुंचते हैं तो रैपिडली वहाँ पे डिवाइड कर जाते हैं। कुछ नहीं, उन्होंने भी सिस्ट बना के रखी थी, जैसे ही ह्यूमन बीइंग के रेड ब्लड सेल और लीवर सेल मिलते हैं वहाँ पे जाके ये खुद को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। और वो जो फेवरेबल कंडीशन आ चुकी है, तो वो जो सिस्ट थी, डिवाइड तो कर ही रहे थे, जो सिस्ट थी वहाँ पे सिस्ट फटेगी और सिस्ट से बहुत सारे प्लाज्मोडियम निकलेंगे। तभी तो मलेरिया में इतने चिल्ड फीवर आते हैं, हीमोजोइन वगैरह रिलीज होता है। खैर ये हम डिजीज़ में पढ़ेंगे, अभी जस्ट मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। जो न्यूक्लियस होगा वो रिपीटेडली डिवाइड करता रहता है, डॉटर न्यूक्लियाई बनते रहते हैं, और जब डॉटर न्यूक्लियाई बनते रहते हैं तो साइटोप्लाज्म भी क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा और दो डॉटर सेल्स बना देगा। और इसी तरह से जो मल्टीपल फीजन्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं इस टाइप की फीजन में, इस टाइप के बहुविखंडन में। अब आते हैं बडिंग पे। बडिंग पे कुछ ऐसी अपीयरेंस बनेगी, ये देखो ईस्ट, याद है ना, ईस्ट पढ़ा था हमने, कौन से किंगडम में पढ़ा था, किंगडम फंगस, कवक वाले फंगस में पढ़ा, ठीक है, कवक में पढ़ा था। और इसमें हमने क्या फीचर देखे थे, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस था कि यूनिसेल्युलर रहेगा, एक कोशिका वाला रहेगा, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, एक नाभिक भी उसमें प्रेजेंट रहेगी। तो दिस इज़ द पेरेंट ईस्ट सेल, और इसके ऊपर देखो छोटी सी बड बननी शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियस जो है वो लंबा होगा दोबारा से, पर इस बार बड बनेगी। अब वहाँ पे तो क्या हो रहा था, सीधा ऑर्गेनिज्म बन रहा था ना, यहाँ पे बड बनेगी, और जब बड बन जाएगी ना तो इसको यही पेरेंट वाला, जो ये वाला पेरेंट है और ये बेबी बन रहा है यहाँ पे, ये पेरेंट ही क्या करेगा, इसको नरिशमेंट देगा, नरिशमेंट देगा। वहाँ पे नरिशमेंट का कोई इसको उप नहीं था, साइटोप्लाज्म में एक बार डिवाइड कर गया तो ऑर्गेनिज्म अपनी ज़िंदगी जिएगा। पर बड क्या करती है, अपनी बेबी का पूरा ध्यान रखती है, ये जो छोटा सा बड बना है ना इसका पूरा ध्यान रखेगी। और यहाँ पे चेन बन जाएगी, एक चेन बन जाएगी छोटी छोटी बर्ड्स की। ये सारी क्या हैं, दे आर डॉटर ईस्ट,
डॉटर हैं किसके, ईस्ट के, तो पेरेंट ईस्ट के साथ तब तक जुड़े रहेंगे जब तक वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो जाते अपना ज़िंदगी खुद व्यतीत करने के लिए। तो दैट फिनोमिना इज़ नोन एज बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है, इसमें नया इंडिविजुअल बनता है थ्रू बर्ड्स के थ्रू, और वो फिर फर्दर क्या करता है, दैट डेवलप ऑन द पेरेंट बॉडी, जो पेरेंट बॉडी के ऊपर बनेगा। एग्जाम्पल आ जाता है इसमें हाइड्रा आ जाता है। हाइड्रा जो होता है ये बडिंग के ज़रिए ही क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जो बर्ड होती है वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है, शेल्टर कहाँ से लेती है, तो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से ले रही है, और तब डिटैच करेगी। अब ये इतने सारे ईस्ट तो बन गए, ये कब डिटैच करेंगे, जब ये मैच्योर हो जाएंगे, मतलब जब इनको लगेगा कि हाँ जी अब हम खुद अपने काम जो है वो कर सकते हैं, तब जाके यहाँ से डिटैच होते हैं। तो दैट टाइप इज़ बडिंग। अब आता है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के लिए आप ये वाला एग्जांपल देखोगे, इस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है कि कितने मर्जी पार्ट्स में इसको कट कर दो आप, कितने मर्जी, हर एक पार्ट क्या करेगा इसका, हर एक पार्ट क्या करेगा इसका, हर एक पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, एक डॉटर प्लेनेरिया बना देगा। जितने मर्जी फ्रेगमेंट कर दो इसके, जितने मर्जी भाग कर दो इसके, हर एक भाग क्या कर सकता है, इट कैन फॉर्म कंप्लीट प्लेन एरिया। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, कि हर फ्रेगमेंट ने क्या किया, एक नया प्लेन एरिया बना दिया। तो फ्रेगमेंटेशन जो होती है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप है, जिसमें हम क्या देखते हैं, जैसे स्पाइरोगैरिया हो गया, प्लेनेरिया हो गया, ये शो करते हैं जो पेरेंट बॉडी होती है वो बहुत सारे फ्रेगमेंट में डिवाइड कर जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है, और हर एक फ्रेगमेंट क्या करता है, एक नया इंडिविजुअल बना के दे देता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बना के दे देता है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। अब रीजनरेशन, रीजनरेशन को अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ ना कि प्लेन एरिया टूट गया, गलती से टूट गया, तो इसका मान लो एक हिस्सा टूट गया, ये पूंछ अलग हो गई थी, तो इस पूंछ के अंदर कैपेसिटी है टू रीजनरेट, वो रीजनरेट कर सकती है ना इनटू फुल ऑर्गेनिज्म, इनटू फुल ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे भी तो इसको बोल सकते हैं। तभी तो जो फ्रेगमेंटेशन होता है ये आपके रीजनरेशन का ही एक छोटा सा टाइप है। फ्रेगमेंटेशन आपके रीजनरेशन का ही एक टाइप आ जाता है। तो रीजनरेशन जो होती है इसके अंदर एक तो क्या देखा हमने, फ्रेगमेंट क्या कर सकते हैं, पूरी बॉडी बना सकते हैं, और जो दूसरी इसमें कंडीशन आ जाती है वो ये रहती है कि नया ऑर्गेनिज्म जो है अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट, कोई बॉडी पार्ट उसका चला जाए तो उसको दोबारा से डेवलप कर सकती है। एग्जाम्पल लीजर्ड्स के केस में आपने देखा होगा कई बार पूंछ टूट जाती है उनकी, पर थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे पूंछ दोबारा से भी डेवलप कर जाती है। तो रीग्रो करने की टेंडेंसी जब देखने को मिलती है, रीजनरेट करने की जब टेंडेंसी देखने को मिलती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, रीजनरेशन बोल देते हैं। स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि न्यू जो पार्ट है उसको डेवलप कर देते हैं। ऑर्गेनिज्म और क्या क्या आ जाएंगे जो रीजनरेशन शो कर रहे हैं, लीजर्ड तो देख लिया जिसका पार्ट रीग्रो हुआ, अगर इसकी टांगे वगैरह टूट जाएं तब थोड़ी वो वापस आएंगी, पर यहाँ पे अगर पूंछ टूट जाए, टेल टूट जाए, तो स्पेसिफिक पार्ट जो होते हैं वहाँ पे स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो क्या कर सकती हैं, दोबारा से रीग्रो कर सकती हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा आ गया, प्लेन एरिया आ गया, ये भी रीजनरेशन शो कर रहे हैं। अब जैसे प्लेन एरिया का एग्जांपल देख लो, प्लेन एरिया का मान लो यहाँ से पूंछ टूट गई, ठीक है, तो ये पूंछ ये तो अपना डेवलप कर लेगा, ये अपनी पूंछ वाला पार्ट तो डेवलप करेगा, साथ में ये जो पूंछ का छोटा सा हिस्सा अलग हुआ था ये पूरा का पूरा प्लेन एरिया बना देगा। तो ये रीजनरेशन भी शो कर रहा है और आपकी फ्रेगमेंटेशन भी शो कर रहा है। तो ये छोटा सा डिफरेंस था दोनों के बीच में, आप ध्यान रखेंगे। अब आती है स्पोर्युलेशन। स्पोर्युलेशन के लिए आपको ये एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, ये राइजोपस है। जनरली जो आपको स्पोर्युलेशन देखने को मिलेगी वो मिलती है फंगस में ज़्यादातर, ठीक है, ट्राइक्टोफाइटॉन, राइजोपस, ये सारे क्या शो करते हैं, स्पोर्युलेशन। स्पोर्युलेशन में क्या होता है, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ऑर्गेनिज्म एक बोरी की तरह स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है और उस बोरी के अंदर डिवाइड करता रहेगा इस तरह से, और बड़े सारे स्पोर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, अंदर बड़े सारे बीजाणु बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे, और बाहर ये क्या लेयर थी, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो था उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये स्पोरेंजियम फट जाएगा, और जब फटेगा तो बड़े सारे स्पोर इससे निकल के आएंगे, और यहाँ पे हर एक स्पोर क्या करेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। जब ज़मीन पे पड़ेंगे ना, ये इनको फेवरेबल कंडीशन मिल चुकी है, तो स्पोर जैसे ही नीचे पड़ेगा उसको ह्यूमिडिटी मिलेगी, गर्माहट मिलेगी, ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा,
तो मल्टीपल फिजन में क्या था, सिस्ट के अंदर ही क्या हुआ था, नया ऑर्गेनिज्म बन गया था। पर स्पोरुलेशन या फिर बीजाणु निर्माण में क्या देखा आपने कि स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बने पहले, फिर ये स्पोर्स ज़मीन पे गिरे, तब जाके न्यू ऑर्गेनिज्म बना। तो डिफरेंस था दोनों के बीच में। तो यहाँ पे फंगस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल होते हैं तो वो सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। ये देखो, ये आपने देखा होगा, ये वाला फूंक मारते हैं ना तो बड़े सारे स्पोर्स निकलते हैं, तो बस उसी की तरह यहाँ पे भी होती है। स्पोरेंजियम के अंदर ये छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, जब कंडीशन इनके हिसाब से नहीं है। और एक बार इनके हिसाब से कंडीशन आ जाती है तो ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा स्पोरेंजियम फट जाता है, और जैसे ही फटता है ये सारे स्पोर्स बन जाते हैं। अब ये स्पोर जाके ज़मीन पे गिरेंगे और नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। हर एक स्पोर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तभी तो फंगस आपने देखा होगा एक जगह पे लगती है फिर स्प्रेड ही करती जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें स्पोर्स बने होते हैं, और स्पोर्स जो होते हैं दे कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नया जीव बना देते हैं। फिर आती है आपकी वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी एसेक्सुअल मेथड ही है, जिसमें जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो कहाँ से होगी, वो होगी आपके पत्तों से, यानी कि लीव से, रूट से, स्टेम से। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप ये चीज़ देख रहे हो कि जो आपके प्लांट होते हैं, ऑल्दो हमने पढ़ा था कि जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, पर यहाँ पे एसेक्सुअल कैसे शो करेंगे, विदाउट गैमीट कैसे शो करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ लीव्स, रूट्स, स्टेम। ठीक है, जो पेड़ का तना होता है, पत्ते होते हैं और रूट्स होती हैं, उनके थ्रू क्या करेंगे, ग्रोथ करते हैं। अब ये कैसे हो सकती है, ये फ्रेगमेंटेशन भी बोल सकते हो आप, इसको रीजनरेशन भी बोल सकते हो, स्पेसिफिक पार्ट्स होंगे प्लांट के। अब ये दो तरह की होती है, एक नेचुरल रहेगी, प्राकृतिक रहेगी, दूसरी कृत्रिम रहेगी, आर्टिफिशियल रहेगी। पहले तो नेचुरल के ऊपर फोकस करते हैं। नेचुरली आप जंगलों में जाओगे, वहाँ थोड़ी कोई वहाँ पे ऐसे हो रहा है कि सीड बो के आ रहा है, फिर वो सीड जर्मिनेट करेगा और प्लांट में कन्वर्ट कर जाएगा, ऐसे थोड़ी होता। नेचुरल प्रोसेस चल रही है ना, वहाँ पे तने वने गिरते रहते हैं जिसके ऊपर रूट्स डेवलप करगी। रूट्स होती हैं ये एडवेंटिशियस वाली, जिस पे ये रूट डेवलप कर जाएंगी, वो क्या कर जाएगा, एक पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जनरली नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बिना ह्यूमन की इंटरफेरेंस के होता है, खुद होती रहती हैं ये प्रोसेसेस। कहाँ पे होती हैं जनरली, आपको ये फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में ज़्यादा मिलेंगी। इवन आपके जो गांव क्षेत्र होते हैं, रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे भी ये खुद ही चल रही होती है प्रोसेस। कोई फ्रूट था वो नीचे गिर जाता है तो फ्रूट डेवलप कर जाएगा इनटू फुल प्लांट। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं, ये नेचुरल वाले में हो रही हैं। अब एग्जाम्पल के लिए ये देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, जैसे जिंजर होता है। ठीक है, जिंजर में क्या है, ये जो छोटे छोटे ऐसे छोटी छोटी रूट्स डेवलप कर जाती है ना, इनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। अब हर एक पार्ट जहाँ पे ये रूट डेवलप कर पाई है, वो हर एक पार्ट एक नया पूरा का पूरा एक जिंजर प्लांट बना सकता है। तो ये नेचुरल में आ जाएगा। ट्यूबर, पटाटो में आंखें होती हैं ना छोटी छोटी बनी हुई, जिन पे छोटी छोटी आपको रूट्स भी मिलती हैं। तो हर एक आई क्या कर सकती है, एक नया टमाटो जो पटाटो प्लांट है उसको डेवलप कर सकती हैं। और पटाटो हमने देखा था रूट की जो स्टेम होती है उसकी मॉडिफिकेशन थी, स्टेम की मॉडिफिकेशन। वैसे ही स्वीट पटाटो को अगर देखोगे तो इसमें भी अगेन रूट जैसे ही डेवलप कर जाती है तो उसके थ्रू ये पूरा डेवलप कर सकता है। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हो, राइजोम का प्रकंद था, जिंजर का प्रकंद था यानी कि राइजोम था, पटाटो का ट्यूबर था। स्वीट पटाटो रूट की मॉडिफिकेशन है, इसमें रूट होनी चाहिए और उससे डेवलप कर जाता है। एक एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जो होता है ये क्या करता है, टेम्परेरी रूट्स डेवलप कर लेता है। टेम्परेरी, ये देखो नीचे एडवेंटिशियस रूट्स दिख रही होंगी आपको, इनको डेवलप कर लेता है। उसके बाद बल्ब आ जाता है, अनियन आ जाता है। तो अनियन जो रहेगा इसमें आपकी छोटी छोटी ये देखो स्केल लाइक अपीयरेंस होती है। ये अपीयरेंस पता है किसकी मॉडिफिकेशन होती है, ये लीव्स की मॉडिफिकेशन होती है। तो यहाँ पे भी ये क्या कर जाता है, डेवलप कर जाता है। रनर, ऑक्जालिस, सकर, मिंट वगैरह जो होते हैं, पुदीना वगैरह जो होता है, तो ये स्प्रेड करती जाती है, अगली लेयर स्प्रेड करती जाएगी, स्प्रेड करती जाएगी। और ये सारे क्या शो करते हैं, नेचुरल जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है उसको शो कर देते हैं। जैसे मान लो किसी में स्टेम है, उससे ग्रो कर सकता है पूरा का पूरा प्लांट। स्टेम जो होती है वो हॉरिजॉन्टली चलती रहेगी, फैलती रहेगी, फैलती रहेगी, और नए नए प्लांट वहाँ पे ग्रो करते रहेंगे। रूट्स क्या होती हैं, अब ये ज़मीन के नीचे होती हैं, जैसे जैसे रूट स्प्रेड करती रहेंगी, एक टाइम पे वो उस पर एडवेंटिशियस रूट आ जाएंगी और डेवलप कर जाएंगी इनटू न्यू प्लांट। लीव्स आ गई, ब्रायोफाइलम का पत्ता नीचे गिरता है, पत्ते में रूट्स आ जाती हैं, रूट्स आ जाती हैं तो नया प्लांट बन जाता है। अनियन का एग्जाम्पल देख लिया, बल्ब के थ्रू वो थी क्या, मॉडिफिकेशन थी लीव्स की। और ये भी क्या करती हैं, जैसे ही ज़मीन पे गिरती हैं उस पर एडवेंटिशियस रूट्स आ जाती हैं, और जैसे ही एडवेंटिशियस रूट्स आ जाएंगी वो एक नया प्लांट बना देगा। उसी तरह से एक होती है आपकी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
प्रोपगेशन, ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन रहती है इसमें क्या होता है, ह्यूमन की इंटरफेरेंस आ जाती है। अब ह्यूमन बीइंग पूरी तरह से इन्वॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल रोज़ का एक प्लांट था, गुलाब का एक प्लांट था, वहाँ से कटिंग करी उसकी स्टेम की और उसको नई जगह पे लगा दिया। तो किसने करी कटिंग, ह्यूमन बीइंग ने। तो कटिंग जो है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग ने कट करा स्टेम या लीफ को और उसको प्लांट कर दिया सॉइल के अंदर। तो ये जो कटिंग्स होती हैं इनको फिर हार्मोन वगैरह भी प्रोवाइड करे जाते हैं, खाद वगैरह भी डाली जाती है। तो ओवरऑल आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि जो नया ऑर्गेनिज्म बनवाया जाएगा वो किसकी वजह से बनवाया जाएगा, ह्यूमन इंटरफेरेंस से। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक और होती है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में आपको दो टर्म्स याद रखनी है, एक याद रखनी है स्टॉक और एक याद रखना है उसके ऊपर सायोन। इसमें क्या करा जाता है, हम दो मैंगो के ट्रीज ले लेंगे, एक ये वाला है एक ये वाला है। एक मैंगो ट्री आपको कैसा मिलेगा, जिसका जो स्टेम है बहुत स्ट्रांग है, इसका स्टेम जो है वो बहुत स्ट्रांग है। पर दूसरा जो मैंगो ट्री मिलेगा इसके मैंगो जो है वो बहुत टेस्टी है, मैंगो तो बड़े टेस्टी हैं पर इसका स्टेम स्ट्रांग नहीं है। तो जो गार्डनर है उसको टेंशन हुई कि जब ये स्टेम टूट जाएगी पूरी तरह से तो इसके टेस्टी वाले फ्रूट कैसे खाएंगे, जबकि ये स्ट्रांग तो थी स्टेम पर इसके फ्रूट उतने टेस्टी नहीं थे। तो गार्डनर ने क्या किया, ये जो स्टेम थी इसको तो यही रखा और ऊपर का हिस्सा कट कर दिया पूरा, क्योंकि उसके फ्रूट टेस्टी नहीं थे। और फिर क्या किया, ये जो जिसके अच्छे फ्रूट थे उसकी स्टेम कट करी और इस स्टॉक के ऊपर उसको लगा दिया और उसको बांध दिया जाता है। फिर वहाँ पे न्यूट्रिशन वगैरह पूरे दिए जाते हैं और यहाँ पे फाइनली ये अटैच हो जाता है इस तरह से और एक ही प्लांट की तरह ग्रो करने लग जाता है, एक ही प्लांट की तरह ग्रो करने लगता है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट होगा हमेशा, ये तने वाला पार्ट, ये स्टॉक होगी और ये फिक्स रहती है, क्योंकि स्टेम को थोड़ी कट कर सकते हैं, स्टेम को कट कर दिया तो रूट से ही उसका कनेक्शन टूट जाएगा, फिर कैसे आप ऊपर कुछ लगाओगे। तो जो स्टॉक होती है वो हमेशा फिक्स होती है, उसके ऊपर जो नई स्पीशी लगाई जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं, सायोन बोल देते हैं। अब कटिंग जो होती है वो डिफरेंट शेप में करी जा सकती हैं, जैसे टी शेप की कटिंग हो सकती है, आपकी वी शेप की कटिंग हो सकती है, ऑब्लिक शेप की कटिंग्स हो सकती हैं, टंग वाली या फिर विप कटिंग्स हो सकती हैं। ये वाली टंग वाली हो सकती है, विप ये दिख जाएगी आपको, डब्ल्यू शेप बनेगी। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, नीचे वाला हिस्सा तो फिक्स रहेगा स्टॉक वाला, सायोन जो है उसको ऐड किया जा रहा है और फिर बांध भी दे रहे हैं इसको पूरी तरह से। बांध क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक प्लांट की तरह ग्रो करना शुरू कर जाए, ठीक है। तो क्राउन ग्राफ्टिंग भी होती है। क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, तना अगर बहुत चौड़ा होता है तो उसमें मल्टीपल सायोन लगा दिए जाते हैं। सोचो ऐसी ऐसी चीज़ें करी जा रही हैं। तो ये पूरा का पूरा मेथड क्या होता है, ये होता है हमारा ग्राफ्टिंग का मेथड। वेज ग्राफ्टिंग देख लो, ये वाला, यहाँ पे नीचे एक छेद सा करा जाएगा कैम्बियम तक और उस तक क्या कर दिया जाता है, नया सायोन जो है उसको प्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं लेयरिंग। लेयरिंग में क्या किया जाता है, जो प्लांट की स्टेम होती है उसको नीचे की तरफ खींचा जाता है और आगे उसको ज़मीन से कवर करवा दिया जाता है। और जब कवर कर देते हैं तो इसकी स्टेम रूट डेवलप कर लेती है और इसी तरह से जब ये ग्रो कर जाएगा स्ट्रॉबेरी प्लांट में तो उसकी स्टेम को खींचा जाएगा, ज़मीन के नीचे लगाया जाएगा और ये प्रोसेस जो होती है ऐसे ही चलती रहती है। लेयर्स लेयर्स बनती चलती हैं, बलती चलती हैं और ये लेयर्स क्या करती हैं, एक नए प्लांट को डेवलप कर देती हैं। उसके बाद एक आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर तो बहुत ही खास है। टिश्यू कल्चर में क्या करेंगे, प्लांट के सेल्स लेंगे और उन सेल्स को लैब में लेके जाएंगे, लैब में टिश्यू कल्चर करेंगे। कैसे करेंगे, ये सेल इसमें डाल दिया। अब सेल की टेंडेंसी होती है टू डिवाइड, सेल करता है डिवाइड करता है ना। याद करो एनिमल सेल में हमने एक ऑर्गेनेल देखी थी जिसका नाम था सेंट्रोसोम, याद है ना, वो डिवाइड कर पाती थी। और प्लांट सेल में भी हमने एक ऑर्गेनेल देखी थी जिसका नाम था पोलर कैप्स। क्या था, पोलर कैप्स। तो सेल यहाँ पे डिवाइड करेगा और बड़ा सा एक कैलस बना लेगा। कैलस क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। ग्रुप ऑफ सेल डिवाइड करता रहेगा, पूरी कंडीशन दी जाएंगी उसको लैब के अंदर ही। अब सोचो पहले आपके पास जहाँ पे एक ही प्लांट था, अब उससे जब आपने सेल एक्सट्रैक्ट करा तो वहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स बन गए और जब ग्रुप ऑफ सेल्स बन गए तो उसको हमने बोल दिया था कैलस। और हर एक सेल जो होगा वो इंडिविजुअली क्या कर सकता है, एक नया प्लांट बना सकता है। तो एक ही प्लांट से आपने सेल एक ही लाया और उससे आपने क्या किया, मल्टीपल जो प्लांट्स होते हैं वो डेवलप कर लिए। आजकल आप न्यूज़ आर्टिकल में सुनते रहते हो एंडेंजर्ड स्पीशीज़, प्लांट की भी हैं एनिमल्स की भी हैं। तो उनको अगर बचाना है तो उनका हमारे पास खूब सारे सेल्स होने चाहिए ताकि हर एक सेल से हम एक नया प्लांट बना सकें। जनरली यहाँ पे जो प्लांट सेल लाया जाता है वो मेरिस्टेमेटिक वाला लाया जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा था जो मेरिस्टेमेटिक उत्तक होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है प्लांट में टू डिवाइड।
सेल कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिवाइड करता है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में डिवाइड करता है। तो जनरली जो लाया जाता है वो मेरिस्टेमेटिक वाले लेके आते हैं, या फिर नोड वाला भी ला सकते हैं, क्योंकि आपने मेरिस्टेम में 3 टाइप्स देखी थी, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, राइट। तो इनमें से कोई सा भी सेल ले आओ, बाकी भी ले सकते हैं, पर इनको क्यों लाया जाता है? क्योंकि इनके अंदर नेचुरली ही क्या है, सेल की डिवीजन की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है। दैट्स वाई जनरली ये वाले लाए जाते हैं। अब देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम MCQ सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।